नमस्कार, स्वागत है आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश के लोकप्रिय कार्यक्रम कानूनी सलाह में। आज हम आन बान शान से मना रहे हैं हमारा गणतंत्र दिवस। ये 1950 में आज ही के दिन हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट और इनैक्ट किया था। इस अवसर पर हम आप सभी से ये कहना चाहेंगे कि हम सभी को बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया हमारे संविधान की बेसिक जानकारी ज़रूर होना चाहिए। न सिर्फ हमें हमारे अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए, बल्कि हमारी अपनी, समाज की और देश की तरक्की हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी निहित है। कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर आरिफ पटेल, जो जज हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट भोपाल में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद मेघा जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपके सारे दर्शकों को जो है गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। आपको याद दिला दें, ये एक लाइव कार्यक्रम है, तो आप टेलीफोन के माध्यम से हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं और आज के विषय से जुड़ा हुआ उचित मशवरा आपको हमारे विषय विशेषज्ञ देंगे। टेलीफोन नंबर्स आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। हमें आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार है। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या होते हैं और इनमें कौन से पत्र शामिल होते हैं? मेघा जी, जैसा कि पिछले वर्ष भी एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें मैंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया था। फिर भी आपके दर्शकों को मैं फिर से बताना चाहूँगा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जिसे हिंदी में हम साधारण भाषा में कहें प्रक्राम में लिखित अधिनियम जी। इसमें कुछ ऐसे दस्तावेज होते हैं जिसमें जिसको हम वो दस्तावेज देते हैं उन्हें पैसा चुकाने के लिए अधिकृत करते हैं। जैसे चेक हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गया, वचन पत्र हो गया, आदि चीज़ें उसमें शामिल होती। लेकिन मुख्यतः जो आम न्यायालय के जितने भी केस है उसमें जो ज़्यादातर उपयोग में आता है वो है चेक। आपके समक्ष मैक्सिमम केसेस चेक बाउंस के आते हैं। हमारे सामने जितने भी जो केस आते हैं चेक से संबंधित आते हैं, इसलिए ज़्यादातर रूटीन में ही चेक के ही आधार पर जो है एक प्रक्रियाएं चल रही है। लोग ज़्यादातर चेक को ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट समझते हैं, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज, डिमांड ड्राफ्ट आदि भी उसमें शामिल है, पर ज़्यादातर चेक के ही केस आते हैं, इसलिए लोग चेक को ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक समझते हैं। जी जी। तो आज हम कार्यक्रम में मैक्सिमम बातें फिर हम चेक डिसऑनर होते हैं, चेक बाउंस होते हैं, उसके रेंस में करेंगे। तो आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपके समक्ष किस तरह केसेस आते हैं चेक बाउंस के, और ये किस कारण डिसऑनर होते हैं? क्या उसमें कमियां आती हैं जो ये स्टेज आ जाती है कि वो डिसऑनर होते हैं? क्या क्या कमियां आती हैं? देखिए मेघा जी, हम चेक की बात करते हैं क्योंकि ज़्यादातर चेक का ही इस्तेमाल हो रहा है। देश का प्रत्येक नागरिक, ना भी कहें तो अधिकतर नागरिक जो है वो चेक के माध्यम से ही अपना ट्रांजैक्शन करता है। हाँ जी। तो अब आपने पूछा है कि किन कारणों से चेक अनादरित होता है। हाँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक आम भाषा में मैं समझाऊँ आपको कि मैंने आपसे पैसे लिए और मैंने आपको चेक लिख कर दे दिया, तो आपने वो चेक बैंक में लगा दिया। अब वो बैंक में कई कारणों से अनादरित हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, आपने अपना अकाउंट क्लोज कर दिया है, खाता ही बंद कर दिया है, आपने डिफर सिग्नेचर करके दे दिया है, या अन्य किसी भी कारण से मुझे मेरा पैसा नहीं मिला और चेक बाउंस हो गया। हाँ हाँ जी। है ना? तो किसी भी कारण से यदि चेक बाउंस होता है तो वो अपराध में आता है। कारण ये होना चाहिए कि चेक लगाते समय पैसा विड्रॉ नहीं होना। हाँ। अगर पैसा नहीं मिलता है इसका मतलब ये है कि चेक देने वाले की नीयत खराब है, इंटेंशन और गलत उसका इंटेंशन गलत है और वो पैसा देना नहीं चाहता है। तो चाहे वो खाता बंद हो, सिग्नेचर डिफर हो और उसमें इनसफिशिएंट फंड हो, उसके कारण अगर चेक बाउंस होता है तो वो अपराध में आ जाता है। जी। डेट भी एक कारण हो सकता है, जैसे डेट अगर हाँ, गलत अगर हो डेट या डिफर है या डेट में कुछ ओवर राइटिंग है, उससे भी अगर होता है तो भी वो मेन उद्देश्य ये है कि जिस उद्देश्य से वो चेक लिखा गया है उस उद्देश्य का पूरा ना होना, मतलब पैसा नहीं मिलना, सीधी सी बात। जी जी। तो ये गंभीर अपराध है, किस श्रेणी का अपराध है ये? देखिए, वैसे देखा जाए तो ये गंभीर अपराध तो है, और यदि मान लो कोर्ट से सज़ा होती है तो मैं समझता हूँ कि इसमें 2 गुना प्रतिकर भी दिलाया जा सकता है। यदि मान लो चेक 1 लाख का है तो कोर्ट अगर चाहे तो 2 लाख तक का प्रतिकर दिला सकती है। तो गंभीर तो है, आर्थिक रूप से भी गंभीर है, और जहाँ तक हम सज़ा की बात करें तो इसमें 2 साल तक की सज़ा है, तो गंभीर तो है।
साधारण मामला नहीं है ये। साधारण हाँ, मामला जी, नहीं। जैसे मान लीजिए कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों के नाम से कोई जॉइंट अकाउंट है जी। और हस्बैंड ने किसी को चेक दिया, वो चेक डिसऑनर अगर हुआ है तो क्या वाइफ को भी इसके लिए आंसरेबल किया जा सकता है? क्या वाइफ को भी कोई व्यक्ति अक्यूज कर सकता है इसके लिए? ये बहुत अच्छा सवाल है। आजकल जो है कोर्ट में इस तरह के केस आते हैं। जी। तो यदि जॉइंट अकाउंट है और हस्बैंड और वाइफ के नाम पे जॉइंट अकाउंट है और सिग्नेचर केवल हस्बैंड ने करके दिया है, तो और यदि मान लो उसमें उसकी पत्नी को भी आरोपी बनाया है, तो पत्नी के ऊपर केस नहीं चलेगा। सिग्नेचर यदि हस्बैंड ने किया है तो उसके लिए हस्बैंड ही दोषी माना जाएगा, ना कि जॉइंट अकाउंट होल्डर। जी जी, पत्नी का उसमें कोई दोष नहीं है, पत्नी आरोपी भी नहीं बनेगी उसमें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार कम जानकारी होने के कारण लोग इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं और जॉइंट अकाउंट होल्डर वो वाइफ ना हो के कोई और भी हो तो उसको भी इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। बिल्कुल, इसमें सीधी सी बात है मेघा जी कि जिसका सिग्नेचर चेक पर है वही आरोपी होगा। वही आरोपी होगा। अच्छा, क्या इसमें पक्षकार की ओर से राजीनामा हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल, ये जो क्या अपराध तरीका है होगा ये उसका? राजीनामा योग्य अपराध है। इसमें सिंपल सी बात है, जो अपराध होते हैं उसमें कुछ अपराध राजीनामा योग्य होते हैं, कुछ राजीनामा योग्य नहीं होते हैं। तो चेक बाउंस का जितने भी जो अपराध है, धारा 138 का जो अपराध है हाँ जी, चेक से संबंधित, वो राजीनामा योग्य, उसमें राजीनामा हो सकता है, किसी भी स्टेज पे हो सकता है। किसी भी स्टेज पर। जी। तो आपके पास जनरली आपके नज़रिए में लोग कितने अवेयर हैं? क्या वो राइट टाइम तक आप तक पहुंच पाते हैं और किस लिमिट तक आप तक पहुंचना होता है इस गलती को रियलाइज़ करने के बाद कि हाँ ये हमसे गलती हुई है या ये हमको पैसा नहीं मिला जो हमें अभी तक ड्रॉ कर लेना चाहिए था, या जैसे ही उनको पता चलता है कि उनके साथ कोई धोखाधड़ी हुई है तो कितने टाइम लिमिट में ये प्रोसेस शुरू हो जाना चाहिए? देखिए मेघा जी, आपका जो सवाल है इसमें जहाँ तक मैं समझाऊँ, आप लिमिटेशन की बात कर रही हैं। जी हाँ। तो जो चेक जिस डेट को जारी होता है उसके 3 महीने के अंदर उस चेक को बैंक में पेश करना होता है। अब यदि 3 महीने में उसको बैंक में पेश कर दिया और वो डिसऑनर हो गया तो उसका एक नोटिस जो है वो एक्यूज को जो चेक लिखता है उसको भेजना पड़ता है। नोटिस जब उसे मिल जाता है आरोपी को जिसने चेक लिखा है, उसके 15 दिन तक तो जो कंप्लेनेंट है, परिवादी है, जिसको पैसा लेना उसको इंतजार करना है। 16वें दिन से लगाकर 30 दिन के भीतर उसको कोर्ट में केस लगाना होता है। यदि वो 30 दिन के अंदर केस लगा देता है तो कोर्ट उसका केस एक्सेप्ट कर लेती है। हालांकि यदि किसी कारण से देर हो जाती है और कोई ऐसा वो सफिशिएंट कॉज या पर्याप्त कारण बता देता है कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है कि साहब हम इस कारण से नहीं आ पाए थे और कोर्ट को लगता है कि नहीं गलती इसकी नहीं है, एक मानवीय भूल है, तो उसमें जो है देर से अगर केस आता है या विलम्ब माफ़ भी कर सकती है कोर्ट। इसमें कोर्ट के ऊपर होता है कि वो जो कारण बताया है वो सही है कि नहीं। वो अगर रीजनेबल होगा तो वो अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से नहीं, उसमें अगर वो क्या होता है ना कि हमारे देश के कई लोग थोड़े से इतने जागरूक नहीं हैं। मान लो 10-15 दिन बाद अगर कोर्ट में पेश कर दिया और ये बता सकता है कि साहब मैं बीमार हो गया था इसलिए कोर्ट में नहीं आ पाया था, बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जो उसकी कंट्रोल में नहीं होते हैं। तो कोर्ट समझती है कि ठीक है इतना डिले हो गया तो कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर सकती है, बस उसको रीज़न बताना पड़ेगा। तो अगर देर से भी परिवाद पेश किया है तो कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेती है। जी जी। इसी बीच में हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं शिवपुरी से। हमारे साथ है कल्लू साहू शिवपुरी से। हेलो हेलो, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हाँ जी सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार सर मेरा चेक है बैंक में, हाँ नहीं बैंक में चेक जमा किया है और अकाउंट में खाता पैसे कम है और चेक जमा कर दिया जाने का, तो कोई दिक्कत है क्या सर? आपका सवाल समझ में नहीं आया, फिर से पूछिए कल्लू जी। सर अपना आप सवाल अपना सवाल फिर से प्लीज। पूछिए, आपका सवाल क्लियर नहीं हो पा रहा है। नहीं, पैसा जैसे अकाउंट में कम है और चेक जाना पैसे का भर गया तो कोई दिक्कत है क्या? चेक आपने दिया है, आपने लिया है? नहीं, चेक इनके जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ इनका ये कहना है कि इनके बैंक अकाउंट में अमाउंट कम है और ज़्यादा अमाउंट का चेक वो किसी को बना के दे चुके हैं। अच्छा, ये दे चुके हैं। जी हाँ। तो इसमें यदि जिनको आपने चेक दिया, यदि उन्होंने टाइम लिमिट में चेक बैंक में डाल दिया है या पेश कर दिया है और अगर चेक बाउंस हो गया है तो निश्चित रूप से आपका दायित्व बनेगा और मुझे लगता है कि आपको उससे बात करना चाहिए जिसको चेक दिया और आपको सेटलमेंट करना चाहिए, या उसे कहिए कि अभी जो है दोबारा ना लगाएं, आप अपने अकाउंट में पैसा डाल दीजिए और जिसको चेक दिया उससे कहिए कि दोबारा फिर चेक वो बैंक में डाल सकता है।
3 महीने के अंदर चेक कई बार डाला जा सकता है, इसमें कोई रोक नहीं है। आशा करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मिल गया होगा। सर, ऐसे मामलों में क्या होता है कि जिसको चेक जारी किया गया है, क्या उसके वकील समय से पहले केस लगा सकते हैं? नहीं, इसमें मेघा जी क्या होता है कि इजाज़त चेक के चाहूँगी मामलों सर, में एक ब्रेक हम ले लें कार्यक्रम में, इसके जी, बाद जी। हम कंटिन्यू करेंगे। जी बिल्कुल। जुड़े रहिए दूरदर्शन मध्य प्रदेश के साथ, हम जल्द लौटते हैं। ISI। मम्मा, ISI। नो बेटा, हॉट है, पापा को लेट हो जाएगा। पापा, ISI। गेट रेडी बेटा। मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्ट्स पर ISI का निशान क्यों है? ISI मार्क का मतलब है विश्वसनीय बेहतरीन क्वालिटी, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। ISI मार्क जैसे पापा से है देश सुरक्षित, ISI मार्क से हम सब सुरक्षित। विश्वसनीय ISI मार्क। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखती है? मैं गोल्ड ज्वेलरी हमेशा BIS लाइसेंस्ड ज्वेलर से ही लेती हूँ, और वो भी बिल के साथ। मैं ज्वेलरी पर हॉलमार्क और सोने की शुद्धता जैसे 22 कैरेट के लिए 22 के 916 जरूर चेक करती हूँ। मैं बिल पर 22 कैरेट और ज्वेलरी पर 22 के 916 अंकित है या नहीं, ये चेक किए बिना नहीं खरीदती। सोना खरीदते समय ये सब जरूर देखें, ये सोने की शुद्धता की गारंटी है। तो आप भी स्मार्ट ग्राहक बनिए। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। पुनः स्वागत है आपका कार्यक्रम कानूनी सलाह में। आज हम चर्चा कर रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में। ये एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है, आप टेलीफोन के माध्यम से हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं और विषय से संबंधित उचित मशवरा आपको हमारे गेस्ट एक्सपर्ट देंगे, जो हैं डॉक्टर आरिफ पटेल, जो जज हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट भोपाल में। सबसे पहले हम एक फ़ोन कॉल अटेंड कर लेते हैं। देवास से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, श्री पटेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो, टीवी का वॉल्यूम प्लीज कम कर लीजिए। हमारे साथ कमल पटेल जी जुड़ रहे हैं टेलीफोन के माध्यम से देवास से। जी, कमाल पटेल बोल रहा हूँ। हाँ जी जी, अपना सवाल पूछिए प्लीज। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना सवाल पूछिए, हम सुन रहे हैं आपको। जी, मैं टीवी के सामने बैठ के आपका कानूनी सलाह का प्रोग्राम सीधा प्रसारण देख रहा हूँ। जी जी, हाँ, मेरा सवाल ये है कि मेरे परिचित उन्होंने किसी व्यवसायी को 50,000 का चेक दिया था, वो चेक डिसऑर्डर हो गया। उस संबंधित चेक लेने वाले व्यापारी ने समक्ष न्यायालय के समक्ष 1 लाख का दावा पेश किया है। उसने अपने दावे के साथ में आगे बोलिए प्लीज। जिसमें 50,000 का चेक प्लस उनने अन्य बिलिंग और उसका लेन देन प्रूव किया है, तो क्या न्यायालय उस चेक पे ही विचार करेगा कि उसके साथ समक्ष संलग्न डॉक्यूमेंट है उन पर भी विचार किया जाएगा? जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, इनका ये कहना है कि इन्होंने 50,000 का चेक, इनके किसी रिश्तेदार ने 50,000 का चेक जो है किसी को जारी किया था, और सामने क्लेम करने वाले ने अतिरिक्त 50,000 का और दूसरे बिल्स के साथ लगा दिया है। तो माननीय न्यायालय जो है वो सिर्फ उस चेक पर ही विचार करेंगे, या फिर जो एडिशनल उन्होंने अपनी तरफ से चेक्स और एक्सपेंसेस लगा दिए हैं उस पर भी विचार किया जाएगा? नहीं, जो चेक में जो अमाउंट लिखा गया है उसी अमाउंट पे कोर्ट विचार करेगी। जी, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है जो जज साहब ने चेक पर जो अमाउंट लिखा है उसी अमाउंट के आधार पर कोर्ट जो है फैसला देगी। जी, भले ही उसके एडिशन में दूसरे बिल्स भले ही लगे हों, लेकिन अगर चेक की बात आप कर रहे हैं जो कि डिसऑनर हुआ है, तो उसी पर माननीय न्यायालय विचार करेंगे। हाँ, अगर ये चाहें तो जो एडिशनल जो बिल लगाए हैं अगर वो सही हैं तो उसके लिए आप अलग से सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, एक अलग से सिविल सूट दायर कर सकते हैं, पैसा रिकवर हो सकता है।
जी जी, ये भी एक सॉल्यूशन है। सर, ब्रेक के पहले हम जो आपसे बात कर रहे थे वो ये बात थी कि अगर पक्षकार के वकील समय सीमा के पहले कोर्ट में इस मामले को ले आए तो क्या ये मैटर रजिस्टर होगा और क्या ये चलेगा इस रेफरेंस में केस? देखिए मेघा जी, चेक के जितने भी केस होते हैं बड़े तकनीकी होते हैं। मैंने पहले कहा था कि यदि चेक बाउंस होता है तो बाउंस होने के बाद 1 महीने में चेक के लिखने वाले को, यानी आरोपी को हम कहें, उसको सूचना पत्र देना पड़ता है। यदि उसे नोटिस मिल जाता है तो नोटिस मिलने के 15 दिन तक जिसके पास चेक है, यानी परिवादी कहें हम उसे इंतजार करना होता है, और उसे 16वें दिन जो है वो काज ऑफ एक्शन अराइज होता है जी। मतलब उसका परिवाद लगाने का आधार पैदा होता है, साधारण भाषा में हम कहें। उसके 30 दिन के अंदर उसे कोर्ट में आना पड़ता है। अब आपने कहा कि यदि वो प्रीमेच्योर कंप्लेंट यदि पेश कर देता है, जैसा आपने कहा समय से पहले लगा देता है, तो प्रीमेच्योर कंप्लेंट में मेघा जी ये होता है कि प्रीमेच्योर कंप्लेंट कोर्ट जो है वो एंटरटेन नहीं करती है और प्रीमेच्योर कंप्लेंट हमेशा खारिज हो जाती है। लेकिन उसका एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता निकाला है उसमें, और एक लॉ लेट डाउन किया है। सर, आपको इंटरप्ट करूंगी, माफी चाहती हूँ, एक फ़ोन कॉल हम अटेंड कर लें। हाँ। हमारे साथ विदिशा से विजय जी जुड़ रहे हैं टेलीफोन के माध्यम से। हेलो। हेलो। हाँ जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। मैडम, एक हमने बरेली कोर्ट में चेक संबंधी केस लगाया, 3 साल हो गए मैडम। कब तक समय अवधि रहती है इस केस की, कब तक क्लियर हो जाता है केस? अपने टेलीविजन का वॉल्यूम प्लीज कम करिए, हमारे लिए आसानी हो जाएगी आपके सवाल को सुनने में। हेलो। हाँ जी मैडम। जी, अपना सवाल फिर से पूछिए प्लीज। मैडम, एक बरेली कोर्ट में हमने चेक संबंधी केस लगाया हुआ है, तो उसमें 3 साल हो गए मैडम, अभी तक उसका कोई निर्णय नहीं हुआ। तो इस केस का निर्णय कितने समय में हो सकता है? इसमें कोई समय अवधि रहती है क्या? समय अवधि के रेफरेंस में ये जानना चाहते हैं। इनका सवाल ये है कि इन्होंने एक चेक का केस पेश किया है लेकिन 3 साल हो गए, फैसला हुआ नहीं है, इसलिए परेशान है। जी, क्या नाम है आपके कॉलर का? विजय। विदिशा से। देखिए विजय जी, एक्चुअली अभी पिछले 1 साल से तो चूंकि कोरोना के कारण कोर्ट बंद थी जी, तो हो सकता है आपके केस में प्रगति नहीं हुई है, और आजकल कोर्ट में जो है केस ज़्यादा पेंडिंग है, इस कारण से जो है आपका केस हो सकता है सुनवाई पे नहीं आ पा रहा हो। वैसे अगर इसके कानूनी प्रोविज़न हम देखें तो इसमें 6 माह में केस का डिस्पोजल करना होता है, लेकिन चूंकि केस में इतने मुकदमे लंबित हैं कि समय पे सुनवाई नहीं हो पाती, फिर किसी और कारण से भी केस आगे टल जाता है, तो आप थोड़ा सा उसमें पर्सनली इंटरेस्ट लीजिए, खुद भी कोर्ट जाइए, अपने वकील साहब को भी इंसिस्ट करिए। तो मैं समझता हूं कि यदि आप इंटरेस्ट लेंगे तो कोर्ट और जज साहब से भी आप रिक्वेस्ट करिए, तो मेरे ख्याल से आपको जल्दी न्याय मिलेगा। इसमें आपको हताशा होने की ज़रूरत नहीं है। जी जी, ये था आपके क्वेश्चन का आंसर विजय जी। आपको इनिशिएट करना पड़ेगा, जिस तरह आप अपना इंटरेस्ट हमारे कार्यक्रम के माध्यम से दिखा रहे हैं, आपको प्रोसेस को भी स्पीड करने के लिए कुछ काम करने होंगे। सर, जैसा कि आपसे थोड़ी देर पहले हमने सवाल किया था कि समय सीमा के पहले अगर इस मैटर को कोई लाए तो आपने कहा कि जनरली वो खारिज हो जाएगा। जी, अगर समय सीमा के बाद कोई आपके समक्ष आए तो क्या कंसीडर होता है? देखिए, बात अपनी अधूरी रह गई थी, आपके कोई कॉलर आ गए थे। जी हाँ। यदि समय सीमा के पहले यदि आपने केस लगा दिया किसी ने भी, तो कोर्ट उसे एंटरटेन नहीं करेगी, वो परिवाद प्रीमेच्योर परिवाद कहलाता है और वो खारिज हो जाएगा। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा फैसला दिया है योगेंद्र प्रताप का। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो यदि प्रीमेच्योर कंप्लेंट है और वो खारिज हो जाती है तो भी वो जो परिवादी है जिसका केस खारिज हुआ है वो दोबारा से परिवाद लगा सकता है, और उसमें कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है कि जब उसका समय निकल जाएगा और जब वो टाइम लिमिट में आ जाएगा तो कोर्ट उसे एंटरटेन कर लेगी, उसका नुकसान नहीं होगा, सीधी सी बात है। कोर्ट उसे एक्सेप्ट कर लेगी दोबारा लगाने पर। और वो कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है कि टाइम हमारा जो है पहले हमने पेश कर दिया था लेकिन अब हमारा सही समय आ गया, अब इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, तो कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेगी। जी जी। इसी बीच में हमारे साथ फूलचंद जुड़ रहे हैं नसरुल्लागंज से। हेलो। जी मैडम। जी जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। हम सुन सकते हैं। मैडम जी नमस्ते। जी जी मैडम, मैं विशेषज्ञ महोदय से 2 सवाल करना चाहता हूँ चेक से संबंधित। जी जी, पहला सवाल तो ये है कि जब कोई पर्सनल लोन लेते हैं। जी जी, बोलिए, हम सुन रहे हैं आपको। जी जी, पर्सनल लोन लेते हैं तो क्या उसमें जब ब्लैंक चेक देते हैं तो क्या उसको वापस लेना पड़ता है?
पर्सनल लोन लेते समय जो चेक आप देते हैं वो वापस लेना पड़ता है, ये इनका पहला सवाल है। जी जी। और दूसरा सवाल ये है कि यदि मान लो कहीं कोई ब्लैंक चेक गुम गया है तो उसके लिए उसका कोई दुरुपयोग ना हो, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? जी, जहाँ तक मैं Blank check इनके अगर- सवाल को मैं समझा, पहला इनका सवाल ये है कि यदि कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेता है तो बैंक सिक्योरिटी के रूप में चेक रखवाती है। तो यदि लोन दे दिया जाता है, माने बैंक को सारा पैसा चुका दिया जाता है, तो क्या वो चेक जो सिक्योरिटी के रूप में दिए वापस इनको मिलना चाहिए कि नहीं, पहला इनका सवाल। तो कॉलर का नाम क्या है आपके, मैं सुन नहीं पाया नाम इनका। फूलचंद। फूलचंद जी, आप यदि मान लो आपने लोन लिया है और सिक्योरिटी के रूप में चेक दिए हैं, तो आप लोन बैंक से सेटलमेंट करिए, एक एग्रीमेंट करके अपने चेक वापस ले लीजिए। जी। इसमें जब तक आपका लोन सेटलमेंट नहीं होगा बैंक आपको चेक नहीं देगी, क्योंकि सिक्योरिटी के रूप में उन्होंने रखे हैं। दूसरा सवाल आपका क्या था? ब्लैंक चेक अगर मिसप्लेस हो हाँ, जाए। यदि आपका कोई ब्लैंक चेक मिसप्लेस हो गया है, थेफ्ट हो गया, चोरी हो गया है, तो आप जो है निकटतम जो भी आपका थाना है वहाँ एक रिपोर्ट FIR लिखवाइए और उसमें आपका चेक नंबर बताइए कि मेरा ये चेक नंबर इस दिनांक को खो गया है, और आपने यदि उस पर सिग्नेचर किया हुआ है तो आप लिखिए कि सिग्नेचर भी किया है। तो यदि आप रिपोर्ट दर्ज करा देंगे और यदि समय पे रिपोर्ट दर्ज करा देंगे और भविष्य में कोई उस चेक का मिसयूज करेगा तो कोर्ट में उसमें आपको जो है बचाव मिलेगा और आपका नुकसान नहीं होगा उसमें। जी जी, ये आप टाइमली ज़रूर करिए, जिससे उस चेक का अगर कोई मिसयूज़ करता है तो आपको उसका बेनिफिट मिले, और वो एक बहुत अच्छा ज़रिया है जो सर ने आपको बताया। और आप अपने बैंक में भी इन्फॉर्म कर दीजिए कि मेरा चेक गुम हो गया है, इसमें जो है पेमेंट रिलीज ना किया जाए यदि उसे विड्रॉ के लिए लगाया जाता है। ये बेहतर एक और एडिशनल बात है। सर, आपसे जानना चाहेंगे हम संक्षेप में, आपके समक्ष जब इतने सारे मैटर्स आते हैं माननीय न्यायालय में, तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे लोगों को कि वो चेक बनाते समय किन सावधानियों का ध्यान रखें, और लोग अगर ऐसी गलतियां करते हैं, इंटेंशनली करते हैं, तो आप उनको वार्निंग के तरीके से क्या बताना चाहेंगे कि वो ऐसी गलतियां ना करें, नहीं तो उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें भुगतने होंगे? देखिए, किस हद तक उसके जो है पनिशमेंट जा सकती है? मेघा जी, पिछले कार्यक्रम में मैं चेक देने और चेक लेने दोनों की सावधानियां बता चुका हूं पिछले कार्यक्रम में। फिर भी चूंकि नए दर्शक और हो सकता है जुड़े हों आपके कार्यक्रम में, तो मुख्य रूप से चेक लिखने वाले के लिए जो सावधानियां हैं वो ये है कि यदि वो चेक किसी को दे रहे हैं तो अपना सिग्नेचर खुद करें, उस पर दिनांक भी डालें, तारीख भी डालें, और अमाउंट भी अपने हाथ से भरें। और हिंदी में अमाउंट या अंग्रेजी में शब्दों में अलग लिखिए, अक्षरों में अलग लिखिए, और अमाउंट पर सेलो टेप चिपका दीजिए और पूरा फिलअप करने के बाद दीजिए चेक। और हो सके तो एक एग्रीमेंट कर लीजिए 100 रुपये के स्टाम्प पे कि इतना इतना चेक नंबर है, इतना अमाउंट हमने इन व्यक्ति को दिया है। तो भविष्य में आपके साथ जो है नुकसान नहीं होगा, और जितना अमाउंट का वास्तव में लेन देन था उसी अमाउंट पर जो है कोर्ट में जो है वो लाभ मिलेगा आपको। तो चेक लिखते समय ये सावधानियाँ बहुत रखना जरूरी है। जहाँ तक चेक लेने की बात है, यदि आप किसी से चेक ले रहे हैं तो उसमें भी यही सावधानी है कि चेक लिखने वाले से पहले पूछ लीजिए कि भैया जो अकाउंट आपका है उसी अकाउंट से ये चेक जारी हुआ है, और उस पर सिग्नेचर करवाइए, सारा उन्हीं के हाथों से भरवाइए, एक एग्रीमेंट भी कर लीजिए। तो उसमें आपको भविष्य में नुकसान होने से बच जाएंगे। कोर्ट में तकनीकी कारणों से जो है उसमें आपका नुकसान नहीं होगा, और चेक लिखने वाला बदमाशी से बच नहीं पाएगा। तो ये सारी सावधानियाँ आपको रखना है। तो जो चेक जारी कर रहा है उसके अकाउंट का चेक होना बहुत ज़रूरी है। आजकल कोर्ट में देखता हूँ मैं कि कई बार जो चीटर टाइप होते हैं वो किसी और के अकाउंट का चेक जारी कर देते हैं, बाद में उसको परिवादी को जिसका पैसा डूबा उसको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। जी जी, बिल्कुल सही बात है। आशा करते हैं कि आज का ये अंक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, 2 मिनट। 30 जनवरी को लोक अदालत है, तो मैं आपके दर्शकों से आग्रह करूँगा कि अपने जहाँ भी आपके जिस भी कोर्ट में केस हैं, आप अपने कोर्ट में आपसी राजीनामे से केस का निराकरण कराइए, और कोर्ट फीस आपको वापस मिल जाएगी, और आपके परिवादी और आरोपी के बीच में अच्छे संबंध बने रहेंगे। आशा करता हूं कि आप लोक अदालत में अच्छे से अच्छे प्रकरणों का निपटारा करेंगे और आपसी विवाद खत्म करेंगे। इस सुनहरे अवसर को मत गवाइए, ज़रूर आप इस लोक अदालत का फ़ायदा ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने कीमती वक्त निकाला और हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए। ज़रूर देखिए अगले सप्ताह कानूनी सलाह। हम हाजिर होंगे एक नई प्रस्तुति के साथ। धन्यवाद।